नमस्ते। तो वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर, मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बताया था, नेमली टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ओके, ग्रेविटी, इंटरनल फोर्सेस। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें कि ये फोर्सेस रहेंगे और इनका हम वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं एक डायग्राम, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। हियर पुली इज लाइट, string is ideal, okay, inextensible, and this is released from rest here, okay. It is released from rest. This is vertical plane, so here is the floor. तो मैं जानना चाहता हूं, find work done by gravity, work done by gravity on on both the blocks. ठीक है, एंड द सिस्टम। तो मैं इसको पार्ट वाइज कर देता हूं। सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फाइंडिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी हियर, ओके, और उसका भी फर्स्ट पार्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं ऑन 10 kg, देन आई वांट टू नो ऑन 5 kg, okay, and then on system of these two on 5 kgs, and then third I want to know on system, और सिस्टम में कौन कौन रहेगा आपका, 10 kg भी रहेगा और 5 kg भी रहेगा, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, तो मुझे जानना है वर्क डन बाय ग्रेविटी हियर, ओके। सेकेंड पार्ट मैं पूछना चाहता हूं आपसे, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, वो भी सेम टू सेम ऑन 10 kg, second one on 5 kgs, and third one on system. ठीक है, system includes both the blocks 10 kg plus 5 kgs. So this is my question to you. और किस इंटरवल में फाइंड करना है आपको, ये वर्क, दोनों ही वर्क फाइंड करना है जस्ट बिफोर 10 kg स्ट्राइक्स द फ्लोर। ठीक है, सो ग्रेविटी, ये दोनों ही पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। इनको मैं कॉमन बता दे रहा हूं, इन एन इंटरवल just before 10 kg hits the floor, 10 kg hits the floor. So this is the question to you, okay. I hope आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है और इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके। तो ग्रेविटी का वर्क किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी का वर्क डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। यस, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg in this interval? It is 2 meter. What will be displacement of 5 kg? It will also be what? 2 meter upward. And do not worry about the size of these blocks. ठीक है, हमें इन ब्लॉक्स के साइज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एज्यूम कि ये 2 मीटर नीचे जा रहा है, तो उस इंटरवल में ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो 10 kg यहां आ जाता है, हियर यू हैव द 10 kg, ठीक है। सो हियर यू विल हैव द 5 kg समवेयर, ओके। सो ये भी कितना ऊपर गया होगा, 2 मीटर। ग्रेविटी की बात करें तो 10 kg पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, आप समझ ही रहे हैं, 100 न्यूटन लग रहा होगा। इस पे कितना लग रहा होगा, 50 लग रहा होगा। सो कैन आई जस्ट सॉल्व क्विकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, फर्स्ट पार्ट तो अपन लिख सकते हैं on 10 kg work done by gravity on 10 kg is simply work done by gravity, आपको याद होगा, it can be easily written as mgh प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन h ऊपर है या नीचे, नीचे है तो प्लस, ऊपर है तो माइनस। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg कितना आ रहा है, ग्रेविटी का फोर्स 100 इंटू हाइट, ट्रेवल 2 मीटर नीचे, सो इट इज 200 जूल। और पॉजिटिव क्यों लिख दिया मैंने 200 जूल, बिकॉज नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ये, अच्छी बात। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kgs, यस। सो 5 kg पे कैसे निकाल सकता है, सिंपल, सेम वे,
mg हो गया इस पे 50 into 2, but I'll put a minus here, so it is minus of 100 जूल। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ है? टोटल वर्क डन सिस्टम की बात करें, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सिस्टम, तो इन दोनों का समेशन सिंपली, तो आप क्या लिखेंगे 200 प्लस माइनस 100, सो ग्रेविटी ने जो टोटल वर्क किया है वो क्या है 100 जूल पॉजिटिव। ओके, सिंपल था निकालना ये। अब दूसरी बात आती है टेंशन का वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मुझे टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेंशन तो कांस्टेंट है, ये एक एटवुड मशीन का सिचुएशन है, तो आप टेंशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। टेंशन, तो टेंशन निकलता है आपके पास 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस m2 माइनस m1 और m1 माइनस m2, बड़ा माइनस छोटा, बेसिकली आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला। तो 2m1 कितना है अपने पास 10, m2 कितना है 5, डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस 10 माइनस 5 इंटू जी विच इज 10। तो कुल मिला के टेंशन आ जाती है अपने पास, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। ठीक है, अब अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड में। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है आपका वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 केजीज। तो आप देखिए जरा 10 केजी पे जो टेंशन लग रही है वो किधर लग रही है? 10 केजी पे टेंशन ऊपर लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? 10 केजी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, टेंशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अपन सीधा एफ एस कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर। ठीक है, तो ये आएगा माइनस ऑफ टेंशन का वैल्यू विच इज 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस आ गया कॉस की वजह से, तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ 400 जूल। ओके, लेट्स थिंक अबाउट दिस वन हियर। तो इस पे कितना आएगा वर्क डन बाय टेंशन? आप आसानी से देख सकते हैं व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 केजीज। सो वन थिंग कैन चेक कि जो 5 केजी है उस पर टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। देखिए 5 केजी पे तो टेंशन का डायरेक्शन है वो ऊपर है कि नहीं? और इसका डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो ये भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री आ गया, तो अपन लिखेंगे फोर्स 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू कॉस वाला फैक्टर 1, तो ये कितना आ रहा है 400 जूल। और वर्क डन बाय टेंशन विच इज द थर्ड पार्ट ऑन सिस्टम, तो वो दोनों का समेशन आ जाएगा, यानी -400 प्लस 400, सो कुल मिला के 0। और आना भी चाहिए बिकॉज टेंशन एक सिस्टम के ऊपर यहाँ पे कितना वर्क करेगी स्ट्रिंग की टेंशन? 0। दैट इज वर्चुअल वर्क मेथड। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दैट नेट वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग हियर। तो ग्रेविटी नेटवर्क सिस्टम पे 100 कर रहा है, टेंशन 0 कर रही है, तो सिस्टम पे जो नेटवर्क हुआ है वो भी कितना हुआ है? 100 जूल। तो सिंपली वर्क निकाल रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं समझाया कि ये वर्क से आगे सोचना क्या है, जरूर बताऊंगा। तो अभी अपन सिर्फ क्या सीख रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चर से वर्क में, कि वर्क निकालते कैसे हैं, वर्क कब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कौन सा फोर्स कैसे वर्क करता है। विल डेफिनेटली रेट द वर्क विद एनर्जी, तो ये और मजा आएगा इसमें। ठीक है, सो ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है वर्टिकल प्लेन में, ये इसका हिंज पॉइंट है, और उसे इस वर्टिकल लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए एंगल कुछ बना रहा है थीटा नॉट, और यहां मैंने इसे रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ओके, तो ये नीचे आएगा, डेफिनेटली नीचे आएगा। तो ये सपोज यहां तक आ जाता है, ठीक है, या फिर मान लो यहां तक आ जाता है। इसकी स्ट्रिंग कुछ ये एंगल बनाने लगती है थीटा 2, इसे थीटा 1 मान लिया पहला वाला। ओके, तो आपको बताना है कि ये इनिशियल है, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, और ये फाइनल है। ओके, सो यू आर गोइंग टू फाइंड, ये आपका लेंथ है,
इसका जो बॉब है सिंपल पेंडुलम का, उसका मास m है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है, इट इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। आई एम आस्किंग फाइंड नेट वर्क डन on the bob from initial to final। ओके, तो मैं पूछ रहा हूं बॉब के ऊपर नेटवर्क कितना हो रहा है। यहां पे कैसे निकालोगे आप नेटवर्क डन ऑन दिस बॉब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल? व्हाट विल बी द आइडिया इन दिस? तो आइडिया क्या यूज करोगे आप? सिंपल है, देखेंगे हम कि इस बॉब के ऊपर ड्यूरिंग द जर्नी कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और उन फोर्सेस के इंडिविजुअल वर्क और फिर नेटवर्क, ठीक है। तो ड्यूरिंग द जर्नी आई कैन आइडेंटिफाई कोई भी इंटरमीडिएट इंस्टेंट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, और आप ये आदत बनाएंगे कि मैं जब सॉल्व करता हूं तो उसी डायग्राम को यूज कर लेता हूं, पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का डायग्राम अलग और सॉल्यूशन को अलग, ठीक है। और जरूर हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सोचिए, फिर मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं वो समझिए। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg हमेशा, और दूसरा फोर्स इस बॉब के ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग की टेंशन। तो हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर mg एंड टेंशन। तो इन दोनों का ही वर्क निकालना पड़ेगा हमें। तो यहां पर लिख सकते हैं कि w net, I can write w net will be nothing but work done by gravity plus work done by tension। यस, अब इंडिविजुअली फाइंड करते हैं इनके अपन वर्क। ग्रेविटी का वर्क, नाउ आवर फोकस शिफ्ट्स टू फाइंडिंग wg। अब wg बड़ा इजी है, इट्स ए कांस्टेंट फोर्स, इसका जो वर्क होता है वो होता है mgh। या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये हमें डिसाइड करना रहता है। तो प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है। अगर मेरा h मतलब मेरी जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल के नीचे है तो पॉजिटिव वर्क करेगा ग्रेविटी, इनिशियल के ऊपर है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करता है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो चलो पता करते हैं यहाँ पे अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो उसके लिए मैं डायग्राम वापस बना रहा हूं। तो ये जो डायग्राम है वो ये है, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द सिचुएशन इनिशियल, कितना एंगल बना रहा है θ1, एंड फाइनली goes in a circle and here it is making an angle, different angle θ2। this is given to me, yes। अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, बिल्कुल बिंदास, कि फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना वर्टिकल गैप है। तो ये मेरी फाइनल पोजीशन वाली लाइन है, ठीक है, और ये मेरी इनिशियल पोजीशन वाली लाइन है। तो सिंपल है, इनिशियली ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, फाइनली नीचे है। तो इनके बीच का ये जो गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है, वही मेरे लिए किसका काम करेगा, h। और मेरा जो h है वो कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा, समझ गए। अब h निकालना है हमें, लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड h। उसके लिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। तो इसको मैं o मान लेता हूं, इसे मैं a मान लेता हूं, और इसे मैं b मान लेता हूं, इसे c और इसे d, ठीक है, ताकि हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री यहां पे यूज कर पाए, ओके। और ये सिंपली परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जितना चाहिए हम उतना ही ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। नाउ इट इज ओके, वेल this angle is 90 degree, this distance is h, this angle is also 90 degree, here it is c, okay। और ये जो गैप है, this gap is h, ओके। वेल, तो एक एक करके ट्राइंगल्स में सोचते हैं अपन। ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, ये भी स्ट्रिंग की लेंथ L है। सो हाउ मच इज OC इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम दिस ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC, आई वांट OC, क्योंकि OD और OC का डिफरेंस H मिल जाएगा मुझे। तो आप बड़े प्यार से देख सकते हैं OC इज नथिंग बट L cos θ1। आप देख लीजिए cos θ क्या बन रहा है यहाँ पे। वैसे ही ट्राइंगल OBD में हम देख सकते हैं कि OD क्या बनेगी आपकी, L cos θ2, यस। तो जो H है, H is nothing but CD and which is nothing but OD minus OC। So H comes out to be OD. What is OD? It is, I already calculated, L cos θ2
minus L cos theta 1. So H comes out to be L cos theta 2 minus cos theta 1. सही बात, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें रटने से कुछ भी नहीं है। आपको मैं थीटा 1 थीटा 2 दे सकता था तो आप फाइन कर सकते थे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपके पास निकल के आ गया सिंपल सा m मास ऑफ द बॉब इंटू g इंटू एल cos of theta 2 minus cos of theta 1. So this is my work done by gravity. I got one thing. Now comes the tension. Yes, string tension. So now I will look for finding work done by tension. Yes. वेल ग्रेविटी तो एक कांस्टेंट फोर्स था, मुझे आता था ग्रेविटी का वर्क इस तरीके से लिखता है। टेंशन फिलहाल कांस्टेंट है या वेरिएबल वो चेक करना पड़ेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो टेंशन है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट एट all the instants, it is always acting towards this point. So tension here is centripetal. Yes, so tension is variable here, variable force. But मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं कि टेंशन का जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्सेस कोई वर्क नहीं कर पाते बिकॉज दे आर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, उनके बीच में एंगल कितना आता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टेंशन इज वेरिएबल फोर्स, ठीक है, एंड इट इज सेंट्रीपिटल, एंड इट इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो, वो नोट हमने लिखा है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। बस एक बार के लिए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं और उनका जो वर्क हम यहां से निकालते हैं। तो हर टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के कैसा रहता है? परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क हमेशा कितना आता है? जीरो। सो रिमेंबर टेंशन यहाँ पे कितना वर्क कर रही है? जीरो। सो यू गॉट वर्क डन बाय टेंशन बिकॉज टेंशन इज सेंट्रीपिटल। ओके, so what is the net work done you got in this situation? Your answer W net, simply work done by gravity, which is written over there. So your answer comes out to be mgl cos of theta 2 minus cos of theta 1, and this is my answer. Okay, so I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, वेल so in the next question we have two blocks. Okay, मैं हमारे पास दो ब्लॉक्स है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। हियर दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 10 kg और इसे मैं A नाम दे रहा हूं, और एक और बड़ा ब्लॉक है नीचे जो है अपना, ये भी 10 kg का ही है, ठीक है। बस इसका साइज बड़ा है। ऐसा पॉसिबल है ना कि एक सपोज प्लास्टिक से बना हो, एक स्टील से बना हो। प्लास्टिक के बड़े साइज का भी मास कम आता है, डेंसिटी कम होती है उसकी। तो मैंने इस पर लगा दिया एक फोर्स F. दिस फोर्स F I applied, it is kept on a smooth surface, it is given to you. This surface is smooth, ठीक है, but there is a friction on this surface between these two blocks, and friction coefficient given to you is 0.5. Okay, so I am asking here find work done. I am asking find work done by applied force F, ठीक है, applied force F on A, B and system, ठीक है, in first 2 seconds, first 2 seconds। और ये दिया जा रहा है आपको कि at t equal to 0 both blocks are at rest। यह आपको दिया गया कि t equal to 0 पर दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं
और मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स ऑन इंडिविजुअल ए बी एंड सिस्टम ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब आपको मैं एक ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जस्ट आप पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। डेफिनेटली फ्रिक्शन किस किस के बीच में है, ए एंड बी के बीच में है, ऑन ए बी एंड सिस्टम, ये 3 डिफरेंट पार्ट हो गए इन फर्स्ट 2 सेकेंड, सेम टू सेम। ये दोनों ही पार्ट हमें कैलकुलेट करने हैं यहां पे। अब इनमें मैं आपसे 2 कंडीशंस पुट कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, व्हेन applied forces, say let me take the first applied force as 100 Newton, when applied force is 100 Newton, इस बार इसको लेके सॉल्व करिए। और दूसरी बार मैं आपसे पूछूंगा when applied force is 200 Newton। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या बताने हैं, ये 2 पार्ट। तो कुल मिला के कितने पार्ट हो गए यहां पे, 4, 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, अच्छी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो अब बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन हियर, वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट्स। यस, फोर्स मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट्स चाहिए तभी वर्क निकलेगा। या सो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए मुझे ये जानना होगा कि ये दोनों स्लिप कर रहे हैं या दोनों एक साथ जा रहे हैं। आई नीड टू फाइंड दैट थिंग कि फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। सो यू नो ऑलरेडी हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये कब एक साथ चलेंगे, कब ये स्लिप करेंगे एंड सो ऑन। इट्स अ सिंपल चेक। ओके, तो चलिए, तो हम वर्क निकालने के लिए पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट इन विच इंटरवल, 2 सेकेंड्स। तो डेफिनेटली वील यूज काइनेमेटिक्स, है ना। बट बिफोर दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि वो स्लिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, पहली कंडीशन अज्यूम, एक तरीके से वो भी रिवाइज हो रहा है हमारा, अज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। और मैं कोई स्पेसिफिक एफ के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं एफ के टर्म में ही लिख देता हूं और ये भी पता कर लूंगा कि 100 पे ये स्लिप करेंगे या नहीं करेंगे। तो what will be the acceleration they'll have? Just try to recall that those conditions here. Yes, 10 kg, 10 kg. So यहाँ पे आपका फोर्स F लग रहा है, तो इनका एक कंबाइंड एक्सेलरेशन आएगा। सो आप लिख देंगे कि ये जो एक्सेलरेशन आएगा उसे आप लिख पाएंगे F डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 20। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अब अपन डायग्राम बनाएंगे किसका, जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो किस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 10 kg जो ऊपर वाला ब्लॉक है ए के पास 10 kg है ना, इस पे फ्रिक्शन ही है आगे, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, एफ एस रिक्वायर्ड। ओके, और इसके पास एक्सेलरेशन यही है, तो क्या हम एफ एस रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं, हाँ जी, एफ एस रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 10a, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, f by 2। यस, तो एफ एस रिक्वायर्ड आ गया मेरे पास f by 2। अब मैं एफ एस मैक्स निकाल लूंगा, तो एफ एस मैक्स चलो मैं यहां निकाल के रख दे रहा हूं। सो व्हाट इज एफ एस मैक्स, यू आर स्मार्ट एनफ टू फाइंड दैट, म्यू इनटू n, normal between the blocks। ठीक है, so mu is 0.5 and what is normal between the blocks here, 100। so fs max is 50 Newton। ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो मेरे पास f आ जाएगा जिसपे कि एक साथ मूव कर रहे होंगे, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले एक पार्टी अपन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब फॉर माई assumption टू बी ट्रू फॉर both blocks to move together, क्या लिखेंगे अपन, this fs required must be less than or equal to fs max, means f by 2 must be less than or equal to 50, means f must be less than or equal to 100 Newton। तो ये तो एक चेक करना ही करना था, ये फाइंड करने के लिए कि इनका डिस्प्लेसमेंट किधर है। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको फ्रिक्शन का भी यूज है। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन F is 100 Newton, I'm sure the blocks will be moving together।
यस, बट व्हेन इट इज 200 न्यूटन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। तो इतना डिसाइड हो गया, समझ में आ रहा है। सो अब प्रोसीड करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। तो इसका मतलब मेरा अजम्पशन करेक्ट है, मेरा फर्स्ट पार्ट में फोर्स कितना है 100 न्यूटन ही है, और 100 तक तो ये दोनों साथ में ही जा रहे हैं। सो हियर ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सो अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं काइनेमेटिक्स से। सो इन द फर्स्ट पार्ट व्हेन F is how much 100 Newton, blocks are moving together, ठीक है, and I'll find the displacement first. So displacement अब आप काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स लगा दीजिए किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सब साथ में ही जा रहा है तो सबका डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। सी एक्सेलरेशन इज व्हाट, f by 20, f 100 दिया हुआ है, सो इट इज f by 20, so f is 100, so 100 by 20, so what do you get, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डेल्टा टी अवेलेबल कितना है, डेल्टा टी है 2 सेकेंड्स। कैन आई फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यस, u डेल्टा टी प्लस हाफ a डेल्टा टी का होल स्क्वायर, so that way I get the displacement as what, ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 5 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, so I get it as 10 meters. So in the first part, what is the displacement of each body or system you can call, तो A का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर, B का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर, ठीक है, और कंबाइन भी कितना हो रहा है 10 मीटर, बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर। ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन का डायग्राम मिटा दे रहा हूं, आई नीड स्पेस। सो हम दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना, जब फोर्स 100 है। तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया अपने को, अब फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। ये अपना A है, दिस इज 10 kg, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है इधर Fs। अब आप देखिए, जब आपका फोर्स एग्जैक्टली 100 होगा तो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एग्जैक्टली कितना आएगा, Fs मैक्स के इक्वल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है फर्स्ट कैटेगरी में वो Fs मैक्स है, मतलब कितना लग रहा है 50 न्यूटन। डायरेक्शन समझ में ही आ रही होगी आपको, है ना, ये आपका B है, दिस इज B 10 kg। इस पे एक फोर्स आपने F लगाया हुआ है विच इज 100 न्यूटन इन द फर्स्ट कैटेगरी, एंड द फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, एंड दिस इज आल्सो Fs मैक्स which is 50 Newton. And what we know is the displacement of each body. Displacement of A is, I calculated 10 meter. Here also displacement of B, it is also 10 meter. If I know this much, if I know forces, I know displacement, I know कि force constant है या variable, I can easily write work without any tension. So क्या आ जाएगा आपके पास, work done, मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय F ऑन A। बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस आंसर को, दे टेल मी 200 जूल, और सॉरी 2000 जूल, तो सिंपली मल्टीप्लाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट। बट एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि फोर्स लगना तो चाहिए ना उस बॉडी के ऊपर। क्या ये F A के ऊपर एक्ट हो रहा है, जी नहीं, तो जब वो एक्ट ही नहीं हो रहा है तो वर्क कैसे कर सकता है। I hope you are understanding that. वर्क के लिए पहले फोर्स तो एक्ट होना ही चाहिए, so F is not acting on A, so work done by F on A is 0. Okay, work done by F on B, जी हाँ, B के ऊपर एक्ट हो रहा है, जिधर एक्ट हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सीधा 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो मैं Fs cos थीटा लगा रहा हूं यहाँ पे, cos 1 बन जा रहा है, तो ये कितना आ रहा है 1000 जूल। यस, ओके, व्हाट इज वर्क डन बाय F on A plus B, the system। तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय F on A प्लस वर्क डन बाय F on B, which anyway will be equal to 1000 joule. So this is the answer of first part of the question. Okay, in under the category of part A मैंने वर्क डन बाय फोर्स निकाल दिया दोनों से। अब आता है मेरे पास सेकेंड पार्ट which is finding work done by friction। ये भी बड़ी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन किस पर कितना वर्क कर रहा है किया जा सकता है कि नहीं आंसर, ठीक है। तो बता दीजिए भाई, फ्रिक्शन का A के ऊपर वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन A इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है ना, और cos 1 बन जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कितना आ रहा है मेरे पास 500 जूल फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी निगेटिव आएगा, देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, सो 50 इंटू 10 इंटू -1 cos 180 डिग्री का, सो वो आ रहा है -500 जूल। और तीसरा टर्म जो था वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी एज फ्रिक्शन इज स्टैटिक, तो तीसरा तो आप आंख बंद करके भी बोल सकते थे कि इन दोनों का समेशन आएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे जीरो वर्क करता है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे वो वर्क करता है, पर सिस्टम पे जीरो करता है। सो दिस इज द आंसर व्हेन माय फोर्स इज 100 न्यूटन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, वेल अब दूसरा पार्ट पूछा था मैंने, व्हेन फोर्स इज 200 न्यूटन, इंस्टेड ऑफ 100 इट इज 200 न्यूटन। दिस पार्ट ऑफ द एनालिसिस रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कॉमन कैलकुलेशन है, ये तो एक बार आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से कहानी बदलेगी, ठीक है, तो क्या कहानी बदलेगी वो आप समझ लीजिए। आपका फोर्स 100 से ज्यादा हो गया, तो कैलकुलेशंस बोलते हैं कि वहां जो फ्रिक्शन है वो, यानी जो ब्लॉक है वो साथ में नहीं जा रहे होंगे, वो स्लिप कर रहे होंगे, स्लिप कर रहे होंगे, तो फिर जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, ठीक है, सो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। Okay, so we'll understand how to find displacements and all in this. तो पार्ट नंबर बी की बात कर रहे हैं अपन, तो हियर आई नो गिवन फोर्स इज 200 न्यूटन, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, हियर both the blocks will slip on each other। अब ब्लॉक स्लिप करेंगे तो फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक, और उसकी वैल्यू हो गई फिक्स, विच इज म्यू के इंटू एन। अब म्यू तो एक ही दिया हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग तो रहा है 50 ही, बट अब ये काइनेटिक हो चुका है, ठीक है। डायरेक्शंस की बात करें तो अब भी आप सोचिए, यहां पे अप्लाइड फोर्स है कितना है, 200 न्यूटन है ना, तो ये जो बी है वो किधर की तरफ भाग रहा है, आगे की तरफ, है ना, तो जो ए है वो स्लिप कर रहा होगा पीछे, तो ए पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आएगा तो आगे, और वैल्यू भी 50 ही है, क्योंकि म्यू के भी आपको उतना ही दिया हुआ है, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन सेम टू सेम पीछे की तरफ। बट अब प्रॉब्लम है कि इनके डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएंगे, सी क्यों। अब इसका अपना एक्सेलरेशन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, यू कैन फाइंड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, so it is what 5 meter per second square, ठीक है। and what is acceleration of b, acceleration of b, it is 200 minus 50 divided by 10, so it is what 15। I hope you are able to understand this. Yes, so it is having how much acceleration, 15 meter per second square, that is having how much acceleration, 5 meter per second square। okay, so अभी आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा तेज भाग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा आएगा। सो नाउ वील कैलकुलेट सेपरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। सो हाउ विल यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, it will be initial velocity of a into delta t plus half acceleration of a into delta t का square, so u तो 0 ही है, plus half acceleration is 5 into 2 का square, so I get 10 meter। so displacement of a कितना आ गया, 10 meter। displacement of b कैसे निकालेंगे, same way ub into delta t plus half ab into delta t का whole square, so ये कितना आ जाएगा, 0 plus half acceleration is 15 into 2 का square, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, so here displacement will be 30 meter। can you understand? so b is displacing by 30 meter, a is displacing by only 10 meter, so work done भी change हो जाएंगे। देखिए क्या क्या वर्क डन आएंगे, मैंने वही 2 सेकंड में ही निकाला। so now I remove this part here। okay, so
You check here displacement. This is displacement of A, which is, I got 10 meter. Here it is displacement of B, which I am getting as 30 meter in same time. Well, let's talk about work done. So how you'll find the work done? So work done by first part I am solving here, F on A. वंस अगेन जीरो, क्योंकि F तो एक्ट ही नहीं हो रहा है A के ऊपर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर वर्क डन बाय F ऑन B, वर्क डन बाय F ऑन B, वो कैसे निकलेगा? हाँ जी, F एक्ट हो रहा है, कितना है F का वैल्यू 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 30 एंड कॉस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 6000 जूल, यानी कि 6 किलो जूल. ओके, वेल व्हाट इज वर्क डन बाय F ऑन सिस्टम हियर? Work done by F on system, it is equal to summation of these two, 0 plus 6000 equal to 6000 joule. Okay, ये first part हो गया. Now let us find the work done by friction. So work done by friction on A. Well, friction भी right की तरफ, displacement भी right की तरफ, तो दोनों simply cos की value 1 बन जाएगी, 50 into 10 into 1, so it is 500 joule positive. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो आप देखिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 30 इंटू -1, तो कितना आ गया ये अपने पास माइनस ऑफ 1500 जूल. नेगेटिव वर्क हो रहा है -1500 जूल. एंड व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम? ऑन सिस्टम will be the summation of this, so it is 500 plus minus 1500, so I get minus of 1000 joule. Now focus on the conclusion we made there. Kinetic friction on system always does negative work. आप चेक कर लीजिए, kinetic friction system पे negative work कर रहा है, kinetic friction एक बॉडी पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव कर रहा है यहाँ पे. So I hope you are able to understand this. एक फॉर्मूला मैंने ऑल भी लिखवाया था, फाइंडिंग वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम. अगर आपको याद हो तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, इसे हम कहां से भी निकाल सकते थे, माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एस रिलेटिव. एस रिलेटिव कैसे निकालोगे? डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू कितना हो रहा है 20, सो माइनस ऑफ दिस इज 50 और एस रिलेटिव इज 20, सो हाउ मच यू गेट 1000 जूल. ओके, ऐसे भी निकाल सकते थे अपन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, बट इंडिविजुअली कैसे निकाल रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं. सो आई होप you are able to understand this question as well. Okay, all right. So it is a good question which use the idea of kinematics, idea of friction, laws of motion. Okay, so that's why I told you कि mechanics एक पूरा का पूरा आपको एक सिंगल ब्रांच के जैसे देखना है. उसमें अगर आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं तो हो सकता है कि आप रनिंग चैप्टर भी के कुछ क्वेश्चंस ना कर पाओ, क्योंकि पीछे वो इस्तेमाल होता ही रहता है, आप भाग नहीं सकते उससे. ओके, अच्छी बात है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, एंड हियर द क्वेश्चन इज कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसका मास है, नेमली इट इज बी. इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है. उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया मैंने, ये ए है और मास ऑफ ए भी 10 किलोग्राम ही है. इट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है कि किसी सब्सटेंस का साइज छोटा है पर मास ज्यादा हो सकता है अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो. अच्छा, there is a friction between these two, there is a friction between these two. Friction coefficient here is 0.1. okay, it is kept on a smooth surface, it is kept on a smooth surface, this surface is smooth. okay, and ये जो ब्लॉक ए है इसे मूव करा रहे हैं अपन कुछ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये रेस्ट पे है एट टी इक्वल टू 0. ये जो डायग्राम है कब का दिया हुआ है आपको, एट टी इक्वल टू 0. तो ये कहानी आपको समझ में आ ही रही है क्या चल रहा है. आपके पास
दो बॉडीज हैं, एक छोटा सा ब्लॉक है, साइजेस निग्लेक्ट कर दीजिए। दूसरा आपके पास बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, उसका भी मास उतना ही है। ऊपर के ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, छोड़ दिया इसके ऊपर, और वो फिलहाल रेस्ट पे है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, इनके बीच में स्लिपिंग हो रही होगी। ऊपर के ब्लॉक के पास वेलोसिटी है और नीचे के ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सो दे विल बी स्लिपिंग। ये डिस्प्लेस कर रहा होगा राइट की तरफ और ये नहीं कर पा रहा होगा, तो स्लिपिंग की वजह से कौन सा फ्रिक्शन आएगा इनके बीच में, काइनेटिक। ओके, अच्छी बात है। तो चलिए समझते हैं। पहला मैं आपसे यही पार्ट पूछ लेता हूं, फर्स्ट पार्ट मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, डिस्क्राइब डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए एंड बी। मतलब आपको समझाना है कि कौन सा फोर्स लग रहा होगा और आगे क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, और इसमें मैं एक पॉइंट आपको दे दूं, बी इज sufficiently long sufficiently long so that A does not fall from B। मतलब A कैसे भी मूव करे, B बहुत बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट साइज मान लो आप थ्योरेटिकली। देखेंगे क्या सच में उतनी बड़े की जरूरत है, वो भी समझेंगे अपन। तो पहला पार्ट है मेरा डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। आप सोचिए जरूर पॉज करके, फिर मैं समझाता हूं कैसे अपन सोचेंगे अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हियर। ओके, वेल, तो इतना तो आपने समझ लिया कि ब्लॉक ए और नीचे है आपका ब्लॉक बी। इनिशियल इंस्टेंट पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका है बी। इनके बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक है, इतना तो समझ लिया। किसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ए स्लिपिंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, सो ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आपका लेफ्टवर्ड। तो ए पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा लेफ्टवर्ड। इस बार फोर्सेस नहीं लगाए हैं, वेलोसिटी दी है मैंने, है ना। तो इस पर फ्रिक्शन आ गया लेफ्टवर्ड, और डेफिनेटली न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से, थर्ड लॉ के हिसाब से, इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो किधर आएगा, राइटवर्ड। बाकी फोर्सेस हैं अपनी जगह, उनकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। आप समझ लीजिए एमजी नीचे नॉर्मल, एमजी एक नॉर्मल इधर से, यू वेल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स हियर। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हियर। तो नॉर्मल कौन सा इस्तेमाल होगा, ये इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, आई कॉल इट एन नॉट। तो आप बड़े आसानी से एन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इंटू एन नॉट, एक ही म्यू दिया है, सो 0.1 इंटू 100, सो दिस फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छी बात है। सो ड्यू टू दीज फ्रिक्शंस, और कोई फोर्सेस तो है नहीं इन पे, मतलब एमजी नॉर्मल है पर वो बैलेंस हो रहा है, तो इम्बैलेंस फोर्सेस तो और कोई है ही नहीं, यही है इम्बैलेंस फोर्सेस। तो फिर क्या हो रहा है, देखो इसकी वजह से आप ध्यान से समझना, इस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ ए किधर होगा, इस डायरेक्शन में, दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर होगा, यहां पे होगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि फोर्स जिधर लग रहा है एक्सेलरेशन उधर ही होगा, नेट फोर्स। तो व्हाट इज हैपनिंग, एंड वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो वेलोसिटी फिलहाल ए के पास किधर है, ए के पास वेलोसिटी इधर है, बी के पास फिलहाल कोई वेलोसिटी है ही नहीं, टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी दिखा देता हूं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो तो 0 है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ए के पास कुछ वेलोसिटी है राइट में, ए के पास एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, सो ए विल कीप ऑन स्लोइंग डाउन, स्लो होता जाएगा, वो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। व्हाट अबाउट बी, बी की वेलोसिटी वैल्यू 0 है और बी पे एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, उसके पास एक्सेलरेशन है राइट में, तो बी की वेलोसिटी राइट की तरफ बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं, तो एक इंस्टेंट ऐसा होगा जिसमें ए के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है वीए, पर साथ ही साथ बी के पास भी कुछ वेलोसिटी आ गई है वीबी, कुछ किसी भी टाइम टी पे, है ना। और हुआ क्या है कि जो वीए है वो यूए से कम रहेगी, यूए कम हो रही है। आप ऐसे सोचो कि आपकी वैल्यू, समझाने के लिए ये मान लो ये आपकी यूए की वैल्यू है, ठीक है, और ये 0 है। अब यूए जो है वेलोसिटी है, जो ये कम होती जा रही है और नीचे वाली बॉडी की बढ़ती जा रही है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये 10 से कम होता जा रहा है, 10, 9, 8, कुछ भी डेसिमल में भी जा सकता है, और ये 0 से 1, 2, 3, 4, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
इक्वल हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मोशन is written over here. You can understand these accelerations. Can you find these accelerations if I ask? Yes. So acceleration of A will be friction divided by mass of A. What is friction is 10. What is mass of A is 10. So it is 1 meter per second square left. Direction आपको दिख ही रही है. What is acceleration of B? It is friction force which is 10. Mass of B 10. So it is 1 meter per second square. पर ये आया है आपका लेफ्ट की तरफ और ये आया आपका राइट की तरफ। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। सो A is accelerating leftward, B is accelerating rightward with same acceleration, but relative acceleration 0 नहीं है। So what we'll write? The velocity, if I write few points here, velocity of A will decrease, will keep on decreasing, and velocity of B will keep on increasing. आपको मैं समझा चुका हूं y, तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में y भी डाल सकते हैं। और y में क्या लिखोगे? वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन। ओके, तो सो एट वन इंस्टेंट कोई भी टाइम मैंने ले लिया t इक्वल टू टी नॉट, velocity of A will be equal to or will be equal to velocity of B. Yes. So उस टाइम पे एट t इक्वल टू टी नॉट कोई भी इंटरमीडिएट टाइम ले लिया मैंने, VA किसके इक्वल हो गया? VB। अब जैसे ही A और B की वेलोसिटी इक्वल हो गई तो क्या अब उनके बीच में स्लिपिंग हो रही होगी? जी नहीं। स्लिपिंग का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं तभी स्लिपिंग होती है। यस। तो यहां पे अब स्लिपिंग तो नहीं हो रही होगी। कब नहीं हो रही होगी? t इक्वल टू टी नॉट पे नहीं हो रही होगी। सो व्हाट विल हैपन? स्लिपिंग, इसका मतलब है हम लिखेंगे स्लिपिंग विल स्टॉप एट t इक्वल टू टी नॉट। जैसे ही मैंने लिखा स्लिपिंग विल स्टॉप, तो अब फ्रिक्शन कैसा हो गया? फ्रिक्शन विल बिकम स्टैटिक, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और आप समझिए फ्रिक्शन ने यही तो किया, स्लिपिंग हो रही थी इसलिए फ्रिक्शन इस तरीके से लगा, और फ्रिक्शन का अल्टीमेट एम क्या है कि स्लिपिंग बंद हो जाए। यस। सो स्लिपिंग रुक गई, अब फ्रिक्शन क्या हो गया? स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब स्लिपिंग का अटेम्प्ट हो। अगर अटेम्प्ट ही नहीं होगा तो फिर उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो आप सोचिए दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। यस। और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। इज देयर एनी अटेम्प्ट टू स्लिपिंग बिटवीन देम? इज देयर एनी अटेम्प्ट ऑफ स्लिपिंग बिटवीन देम? नो, क्योंकि वो क्या है? सेम वेलोसिटी से जा रहा है उस डायरेक्शन में। हाँ, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट थी तब स्लिपिंग हो रही थी, है ना? या फिर किसी एक पे कोई फोर्स लग रहा होता तो फिर वहां स्लिपिंग ऑफ अटेम्प्ट होता, और यहां तो कुछ नहीं है ऐसा। सो व्हाट विल हैपन? t इक्वल टू टी नॉट के बाद या t इक्वल टू टी नॉट से ही फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अटेम्प्ट ऑफ स्लिपिंग आफ्टर दैट इंस्टेंट। सो नाउ आई कैन राइट हियर एज फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि टी नॉट और टी नॉट के बाद के जो इंस्टेंट्स आएंगे, ठीक है, देयर इज नो अटेम्प्ट ऑफ स्लिपिंग। स्लिपिंग तो खैर बंद ही हो गई, अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा, अटेम्प्ट ऑफ स्लिपिंग। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, मींस फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग। यस, Fs will become 0 means friction will stop acting. So simple to say, friction act होना बंद कर देगा। आपको ये कहानी समझ आ रही है? जो डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये कहानी आगे जा रही है, ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं, what is happening to the friction force on it. So friction कब से कब तक? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक काइनेटिक है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 10 न्यूटन। उसके बाद फ्रिक्शन कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है।
तो जब फ्रिक्शन काइनेटिक है तब इन लोगों के पास एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये लोग कैसी मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है, फ्रिक्शन जीरो हो जा रहा है, सो एक्सेलरेशन जीरो, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेंगे आगे। समझ में आ गई ये बात सभी को? ठीक है, सो दिस इज द sorry, so this is the description of motion, you can understand, you can take a note of it. ओके, सो अब मेरा अगला पार्ट है, इस डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बाद मेरा अगला पार्ट ये है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड द सिस्टम। बस ये नहीं बताया कब से कब तक। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं समझ में आया आपको? मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। सो बेसिकली मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, है ना, उसके लिए सब आपको सोचना पड़ेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड बी एंड सिस्टम। अब मैं ऐसा कैसे पूछ सकता हूं, ये तो बताना होगा ना कब से कब तक, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? तो इसका मतलब है जब तक भी फ्रिक्शन लग रहा है तब तक। इसका मतलब यहां फ्रिक्शन हमेशा नहीं लग रहा है, ये तो सीखा ना अपन ने यहाँ पे कि टी इक्वल टू टी नॉट पे फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जा रहा है। मतलब मुझे कहां से कहां तक ही फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी नॉट तक। मान लीजिए यहां पे आ गया आपका ए ब्लॉक और ए यहां आ गया, ठीक है, ये है टी इक्वल टू टी नॉट। जब इन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो गई, वी ए बी वी हो गई और वी बी बी वी नॉट हो गई, मान लो ये है टी इक्वल टू टी नॉट, और यहां पे आपका फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जा रहा है। देखो मैंने जानबूझ के ए को उधर मूव करा दिया क्योंकि ए कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बी कुछ अलग, ए ज्यादा कर जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, एनीवे, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, टी इक्वल टू टी नॉट। तो मुझे यहां से वहां तक करना है, तो यहां से वहां तक करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट्स लगने वाले हैं। सो यू कैन चेक हियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, this is displacement of A and this is displacement of B। ठीक है, या फिर displacement of B मैं पीछे से भी दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट टू फ्रंट या बैक टू बैक, आप समझते ही हैं इतना तो बैक टू बैक दिखा दे रहा हूं मैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एंड दिस इज S रिलेटिव स्लिपिंग। तो अगर मुझे सिस्टम पे डायरेक्ट निकालना है तो मैं ऐसे एस भी फाइंड करने नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्ट एस रिलेटिव निकाल लूंगा इनके रिलेटिव फ्रेम में जाके, बी के फ्रेम में जाके। और अगर इंडिविजुअल निकालना है तो फिर मुझे ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे इंडिविजुअल निकालना है तो मैं ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व कर देता हूँ उसे, कर ले। तो अगला स्टेप क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू तो पता ही चल गई है, बस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस भी दिख रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ए के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है, बी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, और सिस्टम पर डेफिनेटली नेगेटिव ही करने वाला है वो। ओके, पर मुझे डिस्प्लेसमेंट तो निकालने पड़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले भाई? इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, ये मुझे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैन सी इन द क्वेश्चन, यस। एक्सेलरेशंस वगैरह पता है, हाँ पता है। टाइम नहीं पता है, क्या टी नॉट पता है मुझे? जी नहीं। तो पहले टी नॉट निकालना तो पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा फिर। तो क्या करें, अपन काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं, ए के ऊपर ए की वेलोसिटी निकालते हैं टी नॉट सेकेंड्स के बाद, बी की भी वेलोसिटी निकालते हैं टी नॉट, और उनको क्या कर देते हैं इक्वेट, वहां से टाइम आ जाएगा। Let's use the kinematics. So to find the work done, frankly speaking, here I'll be writing work done by friction on A. It will be equal to the friction force, displacement of A and cos of 0 degree. You can check, yes, cos की value 1 आएगी यहाँ पे, है ना। And work done by friction on B, तो friction पीछे लग रहा है, तो magnitude of friction, displacement of B are into -1, ठीक है। And system, work done by friction on system, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा,
this summation of these two, Fk into Sa minus Fk into Sb, and I will have the total work done. Great. Okay. So I'm sorry, मैंने उल्टा कर दिया, ये माइनस है, ये प्लस है, डायरेक्शन देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एफ के इंटू एस ए प्लस एफ के इंटू एस बी। तो बेसिकली मुझे ऐसे एस बी तो लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे एस बी निकालने का ही अभी अपन ट्राई करेंगे। तो काइनेमेटिक्स लगेगा, आप यू नीड टू यूज काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स यूज करते हैं भाई, ए के लिए यूज करते हैं। तो ए की कहां से कहां यूज कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी नॉट तक। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड फ्रेम में जा रहा है 10 है, एक्सेलरेशन ऑफ ए -1 है। देखो अब काइनेमेटिक्स का अपना साइन कन्वेंशन है, तो मैंने राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव ले लिया, तो इस हिसाब से मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी v नॉट है और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी पहले अपन लिख लेते हैं। तो v आ जाएगी मेरे पास u प्लस ए टी लगा रहा हूं मैं, तो -1 इंटू टी नॉट। सो v नॉट कम्स आउट टू बी 10 माइनस टी नॉट, मेक इट इक्वेशन 1। साइमल्टेनियसली आप b के लिए भी इक्वेशन लगा दीजिए। b के लिए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी नॉट तक, ठीक है। तो b के लिए क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ b आप देख लीजिए, राइट में पॉजिटिव लिया हमने 1, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ b भी v नॉट है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लगा देते हैं इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, v नॉट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1 इंटू टी नॉट। सो v नॉट इज इक्वल टू टी नॉट, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो क्या मैं यहां से टी नॉट के लिए सॉल्व कर सकता हूं बाई 1 and 2? यस डेफिनेटली, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सो बाय 1 and 2 आई कैन राइट 10 minus t naught equal to t naught. So t naught comes out to be 5 seconds. Is that it? And as t naught is 5 seconds, now I can easily solve for displacements of a and b. Simple. So displacement of a and b आप कैसे लिख लोगे, फटाफट यहाँ पे displacement of a, it will be equal to ut plus half at square. So 10 into 5 plus half minus 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ जाएगा, जो कितना आ रहा है देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 50 आ रहा है, माइनस 25/2, तो ये आ रहा है मेरे पास 75/2 मीटर्स। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 5 सेकेंड्स में। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ ए इज 1, ठीक है, इंटू टी इज 5 का स्क्वायर, सो इट इज 25/2 ओनली। तो आप देख पा रहे हैं बी कम डिस्प्लेस हो रहा है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। हो गया सॉल्व, समझे। तो ये वैल्यू आएगी माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हुआ है 75/2 हुआ है, तो ये कुल मिला के कितना आ जाता है, 5 बार जाएगा ये, तो माइनस ऑफ 375 जूल एक आंसर। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 25/2, ये आ गया अपने पास 125, ठीक है, 125 जूल दूसरा आंसर। और सिस्टम वाला आंसर माइनस ऑफ 375 प्लस ऑफ 125, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ, ये आएगा अपने पास माइनस ऑफ 0 और 5 और 2, so 250 joule. Well, I hope you are able to understand this question as well. It was a wonderful question. आगे एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, उससे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा एक्चुअली, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के, तो मैं वहां आपको समझाऊंगा। फिलहाल जो हमें आता है, जो हमने मैकेनिक्स सीखी है, उस बेसिस पे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी को भी इसके साइज से नहीं डरना है, ओके, कि ये कितना लंबा क्वेश्चन है, ऐसा कैसा, ये मैं समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस क्लास में लेता हूं जो कि मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो, एक से ज्यादा चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हैं। एग्जाम आपको कोई भी एक पार्ट पूछ सकता है, सो हियर वी आर डेवलपिंग द थिंकिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेल। तो हम इतना ही रखते हैं इस पार्ट में, और अगले वर्क के जो लेक्चर आएगा आपको वर्क पावर एनर्जी का,
उसमें मैं आपको एनर्जी और वर्क का रिलेशन समझाऊंगा, वो और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको वर्क के लिए एक मीनिंग मिल जाएगा, आप उसे रिलेट करना सीख जाएंगे रियल लाइफ से। तो अभी तक जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसको आपको रियल सेंस में कुछ फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो फॉर नाउ इतना ही रखते हैं। थैंक यू।